स्वागत है तुम सबका सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस में। मेरा नाम है आकाश कुमार और हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे इस चैनल पे। ठीक है, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। ठीक है, इसमें आपको हर वो चीज बताया जाएगा जिससे हर एक क्वेश्चन तुमको एकदम अच्छे से समझ में आए। मतलब एग्जाम में अगर कुछ क्वेश्चन थोड़ा बहुत अलग भी आ जाए तो वो तुम आराम से कर लेगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अक्टूबर चल रहा है, तो भी तुमको सारा चीज समझ में आएगा। तो बड़ा ध्यान से आप यहाँ पे मेरे साथ अगला 1-1.5 घंटा जुड़े हुए रहिए। चलिए इधर आ जाइए। यहाँ पे मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा है मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। क्या पूछा हमसे कि आप मोलरिटी बताइए किसका? प्योर वाटर का। तो सर मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी से हर बार एक क्वेश्चन समझो कंफर्म है। अगर एक चीज हमसे पूछो जो क्वेश्चन कंफर्म है वो है मोलरिटी। देखो मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मोल प्रेजेंट है, इसी चीज को बोलते हैं हम मोलरिटी। क्या बोलते हैं इस चीज को? मोलरिटी। बोलो, याद रहेगा ये चीज। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, देखो यहां लिख देते हैं, इसका आगे भी इस्तेमाल करेंगे। मोलरिटी इज इक्वल टू, ऊपर लिखते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, सॉल्यूट का, और नीचे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये हम किस में लेते हैं? लीटर में। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। सर क्वेश्चन बोला है मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो तुमको कुछ चीज याद रखना पड़ेगा कि जो प्योर वाटर होता है उसका डेंसिटी याद रखना पड़ेगा। उसका डेंसिटी कितना होता है? सर इसका डेंसिटी होता है 1 kg पर लीटर। कितना होता है प्योर वाटर का डेंसिटी? 1 kg पर लीटर। बोलिए, याद रहेगा आपको। अब यहां से सुनो, अब यहां से मेरा मास कितना हो गया? बोलो मास कितना हो गया? सर मास हो गया 1 kg। और वॉल्यूम कितना हो गया? सर वॉल्यूम हो गया मेरा 1 लीटर। ठीक है, कितना हो गया? 1 लीटर। ठीक है सर, ये केजी को ग्राम में अगर हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000 ग्राम। कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। बोलो, याद रहेगा ये चीज। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां से हम क्या करेंगे? मोलरिटी के लिए देखो फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स और नीचे क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 1 लीटर पता चल गया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। सर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? ध्यान से देखना, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, इधर देखो। तो सर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। किसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे? पानी का। किसका निकालेंगे? पानी का। सुनो ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास गिवन बाई मोलर मास। मास गिवन बाई मोलर मास। ठीक है, मास गिवन बाई मोलर मास। ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहां से, सर मास गिवन कितना है? 1000। कितना है सर? 1000 ग्राम। सर पानी का मोलर मास कितना होगा? देख लो, पानी का मोलर मास कितना होगा? 2 हाइड्रोजन तो 2 गुना 1, प्लस बोलो यहाँ 1 ऑक्सीजन तो 16 गुना 1, तो ये कितना हो गया? 18 ग्राम। कितना हो गया? 18 ग्राम। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? मतलब इसको किससे डिवाइड कर देंगे हम? 18 ग्राम से। ठीक है, तो ये जब कटेगा तो मेरा आंसर आएगा 55.5 मोल। कितना आएगा? 55.5 मोल। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? कितना है नंबर ऑफ मोल्स? 55.5 मोल। देखो पानी का कुछ नहीं दिया हुआ था तो हम पानी का डेंसिटी याद रखेंगे 1 kg पर लीटर। मास यहां से पता चल गया 1 kg। ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 ग्राम। वॉल्यूम कितना? 1 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, मास गिवन बाई मोलर मास। मास कितना गिवन है? 1000 ग्राम। मोलर मास पानी का 18 ग्राम। कितना आ जाएगा? 55.5। अब इस फॉर्मूला में पुट कर दो, मोलरिटी बोला है ना, फॉर्मूला में पुट कर दो। देखो यहाँ पे सर नंबर ऑफ मोल्स कितना? 55.5। ठीक है, और नीचे 1 लीटर। ठीक है, तो आंसर कितना होगा? 55.5 मोल पर लीटर। 55.5 मोल पर लीटर। ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है इस चीज का। चलिए इधर आ जाइए। तो सर कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरा? देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा, देख लो। 100 नहीं सर, 55.5। 55.5 यानी बी क्या हो जाएगा मेरा? करेक्ट हो जाएगा। बोलिए ये बात समझ में है? क्लियर हुआ ये चीज? चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन पूछा है
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलोज मार्कोवनिक रूल, इसमें से कौन सा रिएक्शन मार्कोवनिक रूल को फॉलो करता है? ध्यान से सुनो मेरा बात, क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, मार्कोवनिक नियम का पालन करती है, ठीक है, कौन सा नियम पालन करता है? तो देखो यहाँ पे सर पहले मार्कोवनिक रूल क्या होता है, तो याद रखना ये मार्कोवनिक रूल जो होता है ये मेरा लगता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए। ए टू जेड बताएंगे कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है, किसके लिए लगता है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए, बोलो याद रहेगा ये चीज। और रिएक्शन जो होता है वो होता है HBr या HCl के साथ, ठीक है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन किसके साथ रिएक्ट करता है, HBr या HCl के साथ। अब देखो इससे तुम्हारा क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा, देखो ए नंबर में HBr है, सी नंबर में HBr है, मतलब ये दोनों पॉसिबल है, बी और डी गलत हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि हम क्यों सिखाएं, हम क्या सिखाएं, रिएक्शन HBr या HCl, यहाँ क्या दिया हुआ है Cl2 Br2, तो देखो इस तरह तो हम ऐसे ही छाट दिए, बी और डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे तुमको देखना है ए और सी में तुम्हारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या है, तो चलो थोड़ा सा हम डिटेल में बताते हैं तुमको अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। देखो अल्कीन जो होता है, अल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, बोलो अल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। ये अल्कीन तुमको दो टाइप का देखने को मिलेगा बाबू, एक देखने को मिलेगा सिमेट्रिकल, एक देखने को मिलेगा सिमेट्रिकल, और दूसरा देखने को मिलेगा अनसिमेट्रिकल। दूसरा क्या देखने को मिलेगा, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, ठीक है। सर सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ध्यान से सुनो, तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन का संख्या बराबर होगा। देखो यहाँ डबल बॉन्ड के इधर कितना कार्बन, एगो, इधर कितना कार्बन, एगो, और इस साइड भी कितना कार्बन, एगो। बोलो क्लियर हुआ ये चीज, मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक एक कार्बन, कैसा अल्कीन, सिमेट्रिकल अल्कीन, बोलो मेरे साथ सिमेट्रिकल अल्कीन। लेकिन वही डबल बॉन्ड के अगर एक तरफ कार्बन ज्यादा होगा और एक तरफ कार्बन कम होगा तो इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन। समझ में आया चीज, इधर देखो, इधर है एगो, उधर है दूगो, तो कैसा अल्कीन बोलेंगे इसको, अनसिमेट्रिकल। समझ में आया, यहां तक क्लियर हुआ। तो अब हमको ये देखना है कि C2H4 और C3H6 में अनसिमेट्रिकल कौन है। ध्यान से देखो यहाँ पे, इधर देखना, ठीक है, यहां पे देखना, जैसे C2H4, ठीक है, C2H4 को हम बोलते हैं इथीन, क्या बोलते हैं इसको, इथीन, याद रखना, ठीक है। यानी CH2 लिखते कैसे हैं, डबल बॉन्ड CH2। बताओ अभी हम सीखा है सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल। सर ये हो गया सिमेट्रिकल, ये हो गया सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल में मार्कोवनिक रूल नहीं लगता है, मार्कोवनिक सिर्फ और सिर्फ अनसिमेट्रिकल के लिए लगता है, मतलब ये भी मेरा गलत हो गया, ठीक है। सी सही होगा, सी क्यों सही होगा हम वो भी बताते, देखो ना अभी, इधर देखो, ये गलत हो गया, ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, डी गलत हो गया, सी क्यों सही है सर, इधर देखो C3H6, इसको बोलेंगे प्रोपीन, क्या बोलेंगे इसको, प्रोपीन। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये स्ट्रक्चर किसका बना, प्रोपीन का। ध्यान से देख के बताओ तो सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल। सर डबल बॉन्ड के इधर एक कार्बन है और इधर दो कार्बन है, तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि सर ये जो है ना मेरा, ये अनसिमेट्रिकल है, और मार्कोवनिक किसके लिए लगता है, अनसिमेट्रिकल के लिए। और इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, HBr के साथ हो रहा है, मतलब मेरा सी नंबर सही हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज। अब एग्जाम में तुम्हारा मार्कोवनिक का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, तुम आराम से सॉल्व कर लेगा। जितना बात हम बता दिए मार्कोवनिक में, इससे ज्यादा मार्कोवनिक में है ही नहीं, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो यहाँ पे, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, पूछा है क्या, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट इज डिपोजिटेड एट। बोल रहा इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो एक्वस कॉपर सल्फेट है वो कहाँ पे डिपॉजिट होगा। तो बाबू याद रखना कि डिपोजिशन हमेशा कैथोड पे होता है, याद रखना ये कहाँ पे होता है, हमेशा
कैथोड पे। ये बड़ा आसान सा चीज है जो तुमको याद रखना है। कहाँ पे होता है? कैथोड में। ठीक है, इसमें कुछ वैसा दिमाग लगाने जैसा है नहीं, याद रखना कभी भी डिपॉजिट कोई चीज होता है कैथोड पे। ठीक है, चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सर अगला अगर बात करेंगे हम, तो अगला पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन, अगला पूछा है यहाँ पे 3D सीरीज। ये जो 3D सीरीज है, स्टेट फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से कहाँ शुरू होता है? जेड मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है। तो सर ये जो 3D सीरीज है ये स्टार्ट होता है मेरा स्कैंडियम से लेके जिंक तक। अरे स्कैंडियम से लेके जिंक तक। अब बोलो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 21। जिंक का कितना? 30। मतलब एटॉमिक नंबर कितना? 21 से 30। देखो कहीं 21 से 30 है? अरे हाँ सर, ए नंबर 21 से 30। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? स्कैंडियम से जिंक। अब देखो यहाँ 21 से 30 लिखा है, जब एग्जाम देने जाएगा वहां लिख देगा स्कैंडियम टू जिंक। चलो अब तुम हो जाएगा कंफ्यूज, तो कंफ्यूज मत होना, या तो ये या तो ये। ठीक है, दोनों सही है। क्लियर हुआ ये चीज? 21 किसका होता है? स्कैंडियम का। 30 किसका होता है? जिंक का। तो थोड़ा बहुत अगर ट्विस्ट कर भी देता है तो भी तुम आराम से पेपर को सॉल्व कर लेगा। चलो इधर आ जाओ, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा टॉपिक से है? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से है। कौन सा टॉपिक से है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से है। और अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं आता है, ठीक है, तो हमारा क्रैश कोर्स जो लॉन्च होगा उसको आप ले लीजिए। उसमें हम एकदम A to Z पढ़ाएं। मतलब अगर तुमको केमिस्ट्री कुछ नहीं आता है और तुम वीडियो सबको देख लेगा तो सब कुछ क्वेश्चन तुम्हारा जितना भी मॉडल पेपर का है या एग्जाम वाला सारा बन जाएगा। चलो इधर आ जाओ, देखो यहाँ CH3CH2I का रिएक्शन किससे है? KCN से। यहाँ पे जो CN है, यहाँ पे जो CN है ये मेरा एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा। किसके जैसा काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल के जैसा। और CN एक स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब एक ताकतवर न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकतवर। और तुमको पता है दुनिया में क्या होता है? ताकतवर आदमी कमजोर को हटा देता है और उसकी जगह पे चले जाता है। तो वही चीज यहाँ पे आई याद रखना, आई भी न्यूक्लियोफाइल है लेकिन ये वीक है। और दुनिया का एक ही नियम है कि ताकतवर कमजोर को हटा के उसके जगह पे लग जाता है। तो ठीक वही भी यहाँ पे होगा। देखो यहाँ आई को हटा के, आई को हटा के उसके जगह पे क्या लग जाएगा? CN। तो क्या बन जाएगा बोलो? CH3CH2CN। क्लियर हुआ ये चीज? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक को हटा के उसके जगह पे लग जाएगा। देखो यहाँ कहाँ पे ऑप्शन सही है? देखो यहाँ सर, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो। अब हो सकता है एग्जाम में AgCN दे दे। ठीक है, तो AgCN के केस में याद रखो NC बनता है। ठीक है, तो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो वो हम बता देंगे, कमेंट कर दीजिएगा। चलो इधर आ जाओ, अगला क्वेश्चन जो है मेरा वो बोला है, वो बोला है टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन है हैविंग सेम आइसोमोटिक प्रेशर, हैविंग सेम आइसोमोटिक प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर। सुनो इधर ध्यान से, सेम, सर यहां वर्ड पकड़ो, सेम ऑसमोटिक प्रेशर, वर्ड को बड़ा ध्यान से देखिए, सेम ऑसमोटिक प्रेशर। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, अब ध्यान से चलो क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सर पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आइसो का मतलब क्या होता है? अरे आइसो का मतलब क्या होता है? सेम होता है क्या? आइसो का मतलब सेम होता है क्या? हाँ सर, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम, यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। ये मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम, सेम। हाइपर, हाइपर का मतलब ज्यादा, बोलते हैं ना ज्यादा हाइपर मत हो, ज्यादा गुस्सा मत हो। क्लियर हुआ जी? हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपो का मतलब कम, तो सेम होगा आइसोटोनिक। ठीक है, चलिए हो गया आपका यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाइए, यहाँ पे आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन, सातवां नंबर, सातवां नंबर, सातवां नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम, मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन। किस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन के लिए मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा? किस सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, किस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन में मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा? मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, एक सेकंड, मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन। ध्यान से एक बात याद रखो मेरा, जितना कम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी होगा। जितना कम सॉल्यूशन, देखो इधर बता रहे, जितना कम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा
मोलर कंडक्टिविटी होगा। बोलो ये चीज याद रहेगा। मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा मोलर कंडक्टिविटी है, मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा मोलर कंडक्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो मेरा मोलर कंडक्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से। बोलो ये बात याद रहेगा। मतलब अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम तो मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा। याद रहेगा ये बात। तो अब तुम ही बताओ कि तुमको कहां पे यहाँ पे सबसे कम कंसंट्रेशन नजर आ रहा है। बोलो, देख लो, पढ़ो ऑप्शन को, पढ़ो। अब यहाँ पे 0.04, 0.004, 0.002, 0.005 या 0.001, सबसे कम किसका? सबसे कम किसका? अरे सर 0.001 सबसे कम, यानी कि इसका मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। चलिए अब यहां पे आ जाइए आप। अगला क्वेश्चन जो है मेरा वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कलर्ड बनाएगा? कौन सा आयन है जो कलर्ड कंपाउंड बनाएगा? ध्यान से मेरा बात सुनो, ध्यान से मेरा बात सुनो। डी का वैल्यू पे सब कुछ डिपेंड करता है। अगर डी मेरा 1 से 9 के बीच हुआ तो ये कैसा कंपाउंड देगा? सर ये कलर्ड कंपाउंड देगा। कैसा कंपाउंड देगा? कलर्ड, कलर्ड। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। लेकिन अगर डी मेरा 0 हुआ या अगर डी मेरा 10 हुआ तो ये देगा मेरा कलरलेस कंपाउंड। ठीक है, कैसा कंपाउंड देगा? कलरलेस। इतना याद रखना। अगर डी 1 से 9 तक तो कलर्ड, और अगर डी 0 या 10 तो कलरलेस। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे सबका कॉन्फ़िगरेशन निकाल के, और उसके बाद तुमको अपने आप आइडिया हो जाएगा। चलो पहला यहाँ पे जो दिया है मेरा वो दिया है स्कैंडियम, स्कैंडियम Sc। ठीक है, Sc पे लिखा है 3+। देखो Sc का एटॉमिक नंबर होता है 21, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21। और इसका कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं? तो 21 है तो पहले तो आर्गन हो जाएगा 18 पे, उसके बाद 4s2 और 3d1। ठीक है, 18। देखो आर्गन मतलब हम 18 तक का बात कर दिए। 18 2 20 और 1 21। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। ठीक है, ये है कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा कि सर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना नहीं आता है। एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, और ज्यादा नहीं, 10 मिनट का वीडियो के बाद तुम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दुनिया में कोई भी कंपाउंड हो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लिख लेगा। ठीक है, चलो इधर देखो। तो यहाँ पे बात करते हैं। सर यहाँ पे 3 प्लस है, मतलब जितना प्लस चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन घटा दो। अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन घटा दो, माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो। 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे। देखो यहाँ पे 3 घटाएंगे तो पहले S से घटाएंगे तो यहाँ 2 और यहाँ 1, यानी सर ये हो गया मेरा 4s0 और 3d0, 4s0 और 3d0। बोलो क्लियर हुआ ये चीज, समझ में आया? तो हम बताएं अभी थोड़ा देर पहले, बाबू अगर डी पे 0 आए या डी पे 10 आए मतलब कि वो कलरलेस है, मतलब ये कलर्ड नहीं है, ये कलर्ड नहीं है। चलिए ये आपका कलर्ड नहीं है। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। अगला हम बात करते हैं Mn2+ पे। इधर आ जाओ, अगला हम बात करते हैं Mn2+ पे। देखो Mn जो होता है मैग्नीज, इसका एटॉमिक नंबर होता है 25। कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? आर्गन 18, 4s2, 3d5। ध्यान से देखो सर, यहाँ पे 2 प्लस है यानी 2 घटा देंगे क्या? अरे यहाँ पे 2 प्लस है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे क्या? हम बहुत सारा वीडियोस ऐसा देखें जो मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा है बाकी यूट्यूब का चैनल, और वो गलत सॉल्यूशन दे रहा है। गलत सॉल्यूशन, लिटरली बच्चा को गलत सॉल्यूशन दे रहा है। वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से घटा रहा है 3d5 से। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। तुम गलती मत करना, तुम वो गलती मत करना। पहले S से इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, यानी 2 प्लस है मतलब पहले यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहां से हटाएंगे तो बोलो ये क्या हो जाएगा? सर 3d5। और आप बताएं अगर d 1 से 9 के बीच है तो ये कलर्ड होगा। अरे ये कलर्ड होगा। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। ठीक है, ये गलती तुम मत करना। ठीक है, तो बार बार बता रहे हैं, बड़ा ट्रस्टेड वे में कहीं पे पढ़ो, आंख बंद करके कहीं पे नहीं पढ़ना है।
क्लियर हुआ ये चीज। और आप जो पढ़ रहे हैं उसको क्रॉस चेक कीजिए, उसको एक बार देखिए। और देखो इसका एक और ड्रॉबैक बताते हैं, यहाँ पे 8वां नंबर का कौन सा आंसर सही है सर? बी नंबर। लेकिन तुम्हारा मॉडल पेपर में, तुम्हारा मॉडल पेपर में आंसर देखो क्या दिया है, आंसर क्या दिया है? डी नंबर। ठीक है, मॉडल पेपर में क्या आंसर दिया है? डी नंबर। अब तो तुम डी रट के चला जाएगा, तो अगर डी रट के गया तुम्हारा कहानी खत्म। ठीक है, तो ये गलत है, ये गलत है। क्लियर हुआ ये चीज? बी सही होगा। क्या सही होगा? बी सही होगा। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? चलो अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ वापस। वैसे तो मेरा आंसर निकल गया, लेकिन हम बाकी सब भी प्रूफ करके तुमको दिखाएंगे। ठीक है, बाकी सब भी, कि बाकी सब में कैसे मेरा होगा। चलो इधर देखो, अगला देखते हैं जिंक। आंसर निकल गया, आंसर बी होगा, लेकिन आप सी और डी भी देखिए। सी में मेरा जिंक है, सी में मेरा क्या है? जिंक है। जिंक 2+ लिखा है। अब जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखने जाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा आर्गन 18, 4s2 18 2 20 और 3d10। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? सर 2+ चार्ज है, मतलब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे और ये क्या हो जाएगा मेरा? 3d10। बताओ बाबू, 3d10 क्या बोले थे? हम बोले थे डी पे 10 या डी पे 0, मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा? कलरलेस। कलरलेस मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। चलो अब दिखाते हैं डी क्यों नहीं होगा। डी क्यों नहीं होगा? देखो इधर डी पे क्या दिया है? टीआई। टीआई ध्यान से देखो, टीआई, और टीआई पे कितना चार्ज? 4+ चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले देखो टीआई का एटॉमिक नंबर होता है 22। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं आर्गन, ठीक है, 4s2 तो 20 हो गया और 2 22। क्लियर हुआ ये चीज? अब यहाँ पे देखो 4+ चार्ज है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हटाना है। तो सर जब हटाएंगे, जब हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे? 2 यहाँ से हटा दो, 2 यहाँ से हटा दो। तो बोलो इस केस में, इस केस में मेरा 4s क्या हो जाएगा बाबू? 0। 3d क्या हो जाएगा? 0। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? और डी पे 0, डी पे 0 मतलब कलरलेस, कलरलेस, कलरलेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी नंबर। कौन सा करेक्ट होगा? बी नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड Mn2+? Mn2+, यही सिर्फ और सिर्फ कलर्ड होगा, यही सिर्फ और सिर्फ कलर्ड होगा, बाकी सब कलरलेस होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो सब हम बता दिए बहुत डिटेल में। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आगे अगर हम बात करें तो मेरा जो अगला है वो 9वां नंबर का प्रश्न है। ध्यान से देखो 9वां नंबर में क्या है। बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? इनमें से कौन सा, इनमें से कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? इनमें से कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? नहीं है, बड़ा ध्यान से सुनो। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन है। चलो देखो यहाँ, सर हम जब पढ़े सॉल्यूशन चैप्टर, हम जब पढ़े सॉल्यूशन चैप्टर तो हमको पता चला 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। उसमें पहला जो होता है वो होता है आरएलबीपी। क्या होता है? आरएलबीपी। आरएलबीपी का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, रिलेटिव, रिलेटिव लोअरिंग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बोलो याद रहेगा, ये है पहला। सर दूसरा जो है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा जो है वो है डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और जो मेरा चौथा है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब तुम ही देखो, ये 4 है, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लिखे हैं कहीं लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग लिखे हैं, मतलब पहला वाला ही गलत हो जाएगा। आगे देखो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हाँ सर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ठीक है। डिप्रेशन, हाँ सर सही है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन एकदम आज हम यहाँ 100% लिख देते हैं कि जब भी तुम फाइनल एग्जाम देने जाएगा ये क्वेश्चन तुमको मिलेगा, ये क्वेश्चन तुमको मिलेगा। ठीक है, अब देखो 1 मार्क्स तुम्हारा कंफर्म है, अगर इसको सीख गया 1 मार्क्स कंफर्म है। ध्यान से देखो यहाँ, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इधर देखिएगा, सबसे पहले
हमको निकालने के लिए क्या बोला है? बोला है अ गैल्वेनिक सेल इज कंस्ट्रक्टेड विथ, यहाँ पे दिया हुआ ई नोड Zn2 प्लस Zn इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट, ठीक है। और ई नोड Fe2 प्लस Fe का दिया है -0.41। बोला ईएमएफ निकालिए, क्या निकालिए? ईएमएफ। आपको यहाँ पे बोला है ईएमएफ निकालिए। सबसे पहले ईएमएफ का फॉर्मूला सुनो। ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला होता है ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड, ठीक है। मतलब ई नोड कैथोड में क्या माइनस कर देंगे? ई नोड एनोड माइनस कर देंगे, ठीक है। कैथोड में एनोड माइनस कर देंगे। सर अब सबसे बड़ा दिक्कत यही आता है कैथोड कौन है और एनोड कौन है, हमको कैसे पता चलेगा कैथोड कौन है एनोड कौन है? तो एक बड़ा शानदार ट्रिक था इसके लिए, लोन। याद करो क्या था? लोन। लोन से याद रखना, एल का मतलब लेफ्ट, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए का मतलब एनोड और एन का मतलब नेगेटिव। अरे बोलो क्लियर हुआ चीज? मतलब लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड होगा, लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड होगा। बोलो क्लियर हुआ चीज? और राइट साइड में हमेशा कैथोड होगा। याद रहेगा आज के बाद? याद करो, लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड होगा, और अगर नहीं याद है तो लोन याद रखना, किसी से हम लोन ले लिए, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में एनोड होगा और राइट साइड में कैथोड होगा। मतलब सर यहाँ पे अगर हम देखने जाए, तो मेरा लेफ्ट में क्या है? जिंक है। मतलब जिंक किसका काम करेगा? एनोड का। और राइट में क्या है? Fe है। मतलब ये किसका काम करेगा? कैथोड का। अब देखो इसका वैल्यू दिया हुआ है, देखो यार एनोड का और कैथोड का वैल्यू दिया। देखो पहले कैथोड का कितना वैल्यू दिया? ई नोड का वैल्यू -0.41 वोल्ट, यही दिया हुआ है, ठीक है। -0.41 वोल्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस, और ब्रैकेट के अंदर क्या रखेंगे? -0.76 वोल्ट, ठीक है। अब तुमको मालूम है माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो ये हो जाएगा मेरा प्लस 0.76 वोल्ट। इसको तुम माइनस प्लस करेगा तो ये आंसर आएगा तुम्हारा प्लस 0.35 वोल्ट, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज? तो देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए नंबर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए नंबर नहीं होगा, बी नंबर नहीं होगा, सी नंबर देखो यहाँ +0.3, सी मेरा सही होगा, ठीक है। डी नंबर भी नहीं होगा। कैसे? ध्यान से सुनो। कभी भी ईएमएफ का क्वेश्चन दे, फॉर्मूला बोलो मेरे साथ, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। क्लियर हुआ ये चीज? ई नोड कैथोड हमेशा कहाँ पे होता है? तो सर कैथोड हमेशा राइट में, एनोड हमेशा लेफ्ट में। अब देखिए पहले लेफ्ट वाला एनोड, फिर कैथोड, और उसको माइनस किए, मेरा आंसर निकल गया, ठीक है। तो यही था आपका पहला 10 क्वेश्चन, जिसको तुमको अच्छे से देख के समझते हुए आपको चलना है। इसके बाद हम चलेंगे अपना अगला क्वेश्चन में, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11वां नंबर। देखो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है ये। बोल रहा है जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का क्या होता है? अगर तुम पढ़ा होगा डी ब्लॉक तो डायरेक्ट तुमको याद रखना है। बोलो वहां पे क्या पढ़ा था? n-1 dx से लेके 10 और ns कितना 1 2, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये तुमको डायरेक्ट याद होगा। डायरेक्ट वो n-1 dx से 10 ns 1 से 2। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोल रहा है मेरा, बोल रहा है विच कंसंट्रेशन यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इनमें से कौन सा कंसंट्रेशन यूनिट है जिसको टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मेरा एक बात समझो, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाना। सुनो, अगर हम क्या करें, 1 लीटर पानी चढ़ा दे गैस में और थोड़ा गैस को हम धीमा एकदम गर्म करें, तो बोलो पानी को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सर पड़ेगा, पानी का भाप बनेगा। पता चला 1 लीटर पानी डाले, पानी को गर्म किए घंटा, अब पानी बचा है 500 मिलीलीटर, पानी उड़ गया। लेकिन वही क्या किए हम, 1 केजी आटा चढ़ा दिए गैस में और उसको गर्म किए, तो बोलो ऐसा होगा कि 1 घंटा बाद आटे उड़ गया आधा किलो, पता चला आधा किलो आटा बचा है। अरे मास को कोई फर्क नहीं पड़ता है टेम्परेचर से। क्लियर हुआ ये चीज? याद रखना, मास को टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वॉल्यूम को टेम्परेचर से फर्क पड़ता है। तो ये बात अगर तुम मेरा याद रख लो तो क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा। वॉल्यूम को टेम्परेचर से फर्क पड़ता है, लेकिन मास को टेम्परेचर से कोई फर्क
नहीं पड़ता। अब देखो तुम्हारा आंसर कैसे निकलेगा, बोलो। अभी बताए थे मोलरिटी, हम फिर से आ गया मोलरिटी। मोलरिटी क्या बताएं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मोल है, तो उसी चीज को बोलते हैं मोलरिटी। देखो यहाँ 1 लीटर आ रहा, तो याद करो वॉल्यूम क्या होता है, लीटर या मिलीलीटर। क्लियर हुआ ये चीज, मतलब इसको टेम्परेचर से फर्क पड़ेगा। ये डिपेंडेंट है टेम्परेचर पे, इंडिपेंडेंट मतलब हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए इधर आ जाइए। मोलैलिटी का अगर हम बात करेंगे, मोलैलिटी का अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से सुनो सर। मोलैलिटी किसका बात कर रहे हैं, मोलैलिटी। फॉर्मूला सुनो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg, kg मतलब मास, kg मतलब मास, और मास को टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला आ जाइए। अगला अगर हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन बोला है मेरा 13 नंबर। देखो यहाँ पे 13 नंबर का क्वेश्चन बोला है, द चार्ज रिक्वायर्ड, कितना चार्ज लगेगा फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस टू Cu। बोलता 1 मोल Cu2 प्लस से Cu में रिडक्शन जब होगा तो कितना फर्क पड़ेगा। ध्यान से सुनो, यहाँ पे 2 प्लस है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। ध्यान से सुनो, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 96500 कूलम। कितना होता है, 96500 कूलम। क्लियर हुआ ये चीज। तो सर 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा, इसका दुगुना। 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा, 96500 कूलम इंटू 2, दुगुना कर दो तो बोलो ये 0 0, 5 दूना 10, बाकी हाथ में 1, 6 दूना 12, बाकी हाथ में 13, बाकी हाथ में 1, 18 19, 19300, 19 बी ऑप्शन, 19300 कूलम। ठीक है, ध्यान से देखना कितना इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ 3 प्लस लिखा रहता तो 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे 96500, 3 इलेक्ट्रॉन पे 3 गुना, 4 लिखा रहता 4 गुना। बस यही क्वेश्चन है, आराम से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इधर आ जाइए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से सुना। अल्कोहल फिनोल ईथर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अल्कोहल फिनोल ईथर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है रिएक्शन ऑफ HCHO। ठीक है, जो हमारा क्रैश कोर्स हम लोगों ने डिजाइन किया उसमें इतना अच्छा से इस कॉन्सेप्ट को बताया और इतना ज्यादा एग्जांपल से बताया कि आपसे ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। रिएक्शन ऑफ HCHO किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, CH3 MgBr के साथ। किसके साथ, CH3 MgBr के साथ। बोलता बाद में इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, क्या बनेगा। ठीक है, रिएक्शन कराना है HCHO को किसके साथ, बोलो CH3 MgBr के साथ, बाद में इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, HCHO, HCHO, HCHO को कैसे लिखेंगे, HC डबल बॉन्ड O, ये है मेरा HCHO। ठीक है, अल्डिहाइड है। इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, देखो किसके साथ कराना है, CH3 MgBr के साथ। CH3 MgBr के साथ। ध्यान से सुनो मेरा बात, CH3 MgBr यानी सर ये मेरा RMgX है क्या, और RMgX को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अरे क्या बोलते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे क्या होता है, ये जो Mg होता है इस पे होता है पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि ये मेटल है, और CH3 पे क्या होता है, नेगेटिव। ध्यान से सुनो, Mg पे पार्शियल पॉजिटिव और CH3 पे पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो बॉन्ड पेयर है इसको कन्वर्ट कर देंगे लोन पेयर में। मतलब इस पे आ जाएगा नेगेटिव और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। सर नेगेटिव को भेज देंगे पॉजिटिव के पास और पॉजिटिव को भेज देंगे नेगेटिव के पास। इसको मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे। ठीक है, यानी जो MgBr है, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसको नेगेटिव को दे देंगे, और जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको किसको दे देंगे, पॉजिटिव को। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, ध्यान से सुनो। अब इस केस में क्या होगा, ध्यान से देखो। इस केस में मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा, इस केस में जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा सर, कुछ ऐसा बनेगा HCl
2 बॉन्ड था, एक बॉन्ड लोन पेयर, यानी ओ ओ के साथ क्या लग जाएगा, MgBr, ओ के साथ क्या लग जाएगा, MgBr, और कार्बन में नीचे क्या लग जाएगा, CH3, और इधर तो पहले से H है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है अब इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो, क्या करा दो, ये हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी डालो। जैसे ही पानी डालेंगे पानी किस में टूटेगा, H+ और OH- में। तुमको मालूम है कि ये जो Mg वाला पार्ट है, ये जो MgBr वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा किसके साथ बाहर निकल जाएगा, OH के साथ, क्या बन जाएगा, MgOH-Br, ठीक है, MgOH-Br। और यहाँ पे जब यहाँ से हट जाएगा MgBr तो उसके जगह पे H लग जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा मेरा HCH CH3, और यहाँ पे लग गया मेरा OH, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लग गया मेरा OH, ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज। यानी क्या बन गया सर, ये मेरा ये बन गया CH3, 2 कार्बन के लिए लिख देंगे CH2OH, ठीक है, ये बन गया मेरा CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, ठीक है, यही बनेगा मेरा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में मेरा दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन में मेरा दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखो, इसको नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। इधर देखो CH3 CH2OH, कौन सा ऑप्शन सही होगा, C नंबर। हम पूरा डिटेल बता दिए कि कैसे बनेगा, क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। पहले बॉन्ड पेयर से लोन पेयर, फिर नेगेटिव पॉजिटिव में जोड़ दो और पानी डाल के MgBr को OH के साथ बाहर निकाल दो, तुम्हारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे ये है मेरा फिनॉल, ये क्या है मेरा, फिनॉल, ठीक है, ध्यान से, ये है मेरा फिनॉल, ठीक है। फिनॉल का रिएक्शन जिंक से कराते हैं तो क्या होता है, ध्यान से सुनो, फिनॉल का रिएक्शन अगर जिंक से कराएंगे तो ये O बाहर हो जाता है जिंक के साथ, O बाहर हो जाता है जिंक के साथ, और ZnO बाहर निकल जाता है, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ बेंजीन रिंग, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ बेंजीन रिंग, C6H6, यही बचा क्या, बेंजीन रिंग। अल्कोहल फिनॉल ईथर का क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा आंसर, क्या आंसर हो जाएगा, पहला ही बेंजीन, ठीक है, हो गया मेरा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 16 नंबर, देखो यहाँ 16 नंबर का क्वेश्चन में बड़ा ध्यान से देखना, 16 नंबर का क्वेश्चन में पूछा है, बोला यहाँ पे रेट आपको दिया हुआ है, बोला ऑर्डर बताने। हम क्या बोले थे, या कोई भी टीचर तुमसे क्या बोला होगा, यहाँ पे पावर देखना बाबू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पावर क्या होता है, जो पावर होगा वही ऑर्डर होगा। सर कुछ नहीं लिखा, मतलब कितना होगा, 1 होगा। अगर यहाँ 1 है मतलब कौन सा ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, क्लियर हुआ ये चीज। तो ये कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, 0 नहीं होगा, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, इसमें वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मेरा बोलता विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, इनमें से कौन सा एलिमेंट एग्जिबिट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होगा। याद रखना डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, Mn, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होता है +7, ये पढ़ा होगा तुम लोग का नोट्स में डायरेक्ट टीचर लिखाया होगा, +7, क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। चलो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, बोल रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर बताने बोल रहा है, किसका, FeC2O4, ठीक है, 3 क्लियर हुआ ये चीज। यानी ये जो है मेरा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताने के लिए बोल रहा है। इसका देखो यहाँ पे C2O4 जो है, इसको हम लोग ऑक्सलेट आयन बोलते हैं, क्लियर हुआ ये चीज। और ये मेरा बाइडेंटेंट लिगेंड होता है, मतलब इसके पास 2 डोनर होता है। कितना डोनर होता है इसके पास, 2 डोनर, बोलो कितना डोनर इसके पास, 2 डोनर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कैसे निकालते थे, कितना डोनर है, 2 डोनर, क्लियर हुआ ये चीज। और के गो है यहाँ, C2O4 के गो है, 3 गो, यानी सर बाइडेंटेंट है, 2 डोनर 2, और के गो है 3 गो है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, बोलो क्लियर हुआ ये चीज। मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बाबू, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, बताइए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन तुमसे पूछा है, बोला ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, जिसका निकालना है Fe का, आयरन का ना निकालना है, तो उसका X मानेंगे।
C2O4 का कितना होता है -2 गुने 3 इज इक्वल टू 3 माइनस तो -3। अब देखो यहाँ से करो, x इज इक्वल टू 3 गुना 6 -6 और इधर कितना हो गया -3। x उधर जाएगा तो बोलो -3 प्लस 6 यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया +3। मतलब सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना +3। ऑक्सीडेशन नंबर कितना +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं मेरा, अगला क्वेश्चन पे आते हैं मेरा। अगला क्वेश्चन बोला है अमोंग द फॉलोइंग विच कॉम्प्लेक्स कैन शो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म दिखाता है। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म मतलब पानी निकलना चाहिए। अरे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म का मतलब पानी निकलना चाहिए, तो बस देख लो किसके पास पानी है। इसके पास पानी है सर, इसके पास पानी है क्या सर, नहीं है, कहीं पानी नजर नहीं आया। इसके पास पानी है क्या सर, नहीं है। अरे इसके पास पानी है क्या, नहीं है। यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म पानी होना चाहिए, पानी होना चाहिए, यस सर पानी है, पानी है। मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 20 नंबर। ये रिएक्शन कुछ दिन पहले हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं नेमिंग रिएक्शन का, वो तुम्हारे लिए इतना फायदेमंद होगा, सच बता रहे हैं, जिसमें पूरा नेमिंग रिएक्शन कराने वाले। और उस नेमिंग रिएक्शन का वीडियो जस्ट इसी के 4-5 वीडियो के नीचे होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट 4 दिन पहले वो आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया, तुम जाके देखो उससे। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यहाँ पे हम CH3 है, CH2 है, Cl है, इसका रिएक्शन है Na के साथ। Na मतलब सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। ठीक है, और किसके प्रेजेंस में हो रहा है, एसीटोन के प्रेजेंस में। याद करो Na सोडियम आयोडाइड एसीटोन, दिमाग में क्या आना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा, अल्काइल आयोडाइड बनेगा। और अल्काइल आयोडाइड किस में बनता था, ट्विंकलटाइन रिएक्शन में। किस में बनता था, ट्विंकलटाइन रिएक्शन में। हैलोजन एक्सचेंज का टॉपिक है, हैलोजन एक्सचेंज का टॉपिक है। और हम बार बार बोलते हैं ट्विंकलटाइन या स्वार्ट्स, दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म है, दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म है। और दोनों कुछ नहीं करना है तुमको, नीचे देखो एक वीडियो होगा, उसको जाके देख लेना है, पूरा ट्विंकलटाइन स्वार्ट्स तेरा मुट्ठी में आ जाएगा। चलो अगला आ जाते हैं मेरा अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, 21 नंबर। चलो अगला क्वेश्चन है मेरा, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। बोलता है कि अल्डोल कंडेंसेशन में कौन जाएगा, इनमें से अल्डोल कंडेंसेशन कौन करेगा। ठीक है, आपका पूछ रहा है इनमें से अल्डोल कंडेंसेशन कौन करेगा। ठीक है, देखो अल्डोल कंडेंसेशन में हम ये देखते हैं कि CHO ग्रुप के जो बगल वाला कार्बन है, जिसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, क्या बोलेंगे उसको, अल्फा कार्बन। और वहां से हमको देखना है हाइड्रोजन, वहां पे हमको क्या देखना है, हाइड्रोजन। ठीक है, वहां पे हमको क्या देखना है, हाइड्रोजन। ठीक है, किसके पास हाइड्रोजन है, आप देखो यहाँ पहचानो, CHO ग्रुप से जुड़ा कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और उससे जो जुड़ा है उसका हाइड्रोजन देखना है हमको। जैसे 1 और 2 नंबर नहीं होगा, यानी A और B क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि ये ऑलरेडी अल्डोल कंडेंसेशन कर चुका है, डबल बॉन्ड है, मतलब इसका अल्डोल कंडेंसेशन हो चुका है। तो ऑप्शन होगा या तो C या तो D, या तो C या तो D। ध्यान से समझो हम क्या बोले, CHO से जुड़ा कार्बन में अल्फा कार्बन देखना है। चलो देखते हैं यहाँ पे, अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन देखना है। चलिए देखते हैं आपका यहाँ पे, जैसे दोनों स्ट्रक्चर बनाते हैं हम यहाँ पे। ये स्ट्रक्चर देखो, ये क्या दिया है, ये दिया है C6H5, मतलब बेंजीन रिंग का बात हो रहा है। और इस पे लगा है CHO, क्या लगा है इस पे, CHO। ठीक है, C6H5 CHO। चलो यहाँ पे थोड़ा सा हम डबल बॉन्ड को अच्छे से बना देते हैं, यहाँ, यहाँ और यहाँ। ठीक है, यहाँ आप ध्यान से देखो, यहाँ जो कार्बन है, क्लियर हुआ चीज, देखो तो यहाँ जो ये CHO से जुड़ा जो कार्बन है, जिसको हम क्या बोलने बोले, अल्फा कार्बन। देखो इसके पास हाइड्रोजन है, नहीं है सर, क्यों नहीं है, क्योंकि बॉन्ड देख लो कितना बना लिया, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना लिया, मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये अल्डोल कंडेंसेशन नहीं करेगा। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी वो अल्डोल कंडेंसेशन करेगा। सुन लेते ध्यान से, CHO से जुड़ा कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तभी वो अल्डोल कंडेंसेशन
करेगा। चलो अगला देख लेते हैं मेरा, अगला डी नंबर देखो वो क्या है, CH3, ये है CHO, CHO, एक सेकेंड, CHO, CHO, और देखो यहाँ इधर देखो सर, CHO ग्रुप से जुड़ा कार्बन जो है उसको क्या बोलने बोले, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तभी एल्डोल कंडेंसेशन करेगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा मेरा, डी नंबर। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं 22 नंबर, डायरेक्ट नेमिंग रिएक्शन का क्वेश्चन है ये, नेमिंग रिएक्शन का क्वेश्चन है, बोल रहा है रिएजेंट, गटरमान रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज होता है, गटरमान रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज होता है, तो सर इसमें यूज होता है कॉपर HCl, कॉपर HCl, ये सब डायरेक्ट तुम पढ़ा होगा, डायरेक्ट, कुछ भी इधर उधर करने का जरूरत नहीं। चलो इधर आ जाओ, बोल रहा है एनिलीन इज मोर बेसिक, ज्यादा बेसिक होगा NH3 से, लेस बेसिक, कम बेसिक होगा, या फिर इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ। भाई मेरा बात सुन, NH3 का जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जो मेरा NH3 होता है, लिख दे रहे इधर, NH3 होता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है, क्या होता है इसके पास, लोन पेयर, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है इसका, ठीक है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, 11th में तुम लोग ये पढ़ा होगा वेस्पर थ्योरी में, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, क्लियर वही चीज, तो एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, एनिलीन जो है मेरा, एनिलीन किसको बोलते हैं देख लो इधर, बेंजीन रिंग पे NH2 लगा है तो इसको बोलते हैं एनिलीन, एनिलीन, ठीक है, एनिलीन, इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा किसके मुकाबले, NH3 के मुकाबले, याद रखना इसको, NH3 जो होता है उसका बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है और बाकी सबका कम, बाकी सबका कम, ठीक है। चलो आ जाओ इधर, अगला अगर हम बात करेंगे 24 नंबर, 24 नंबर फिर से एक नेमिंग रिएक्शन है, बोलता 1 डिग्री एसिडामाइड से, ध्यान से सुनना मेरा बात, 1 डिग्री एसिडामाइड से हमको अमीन बनाना है, क्या बनाना है हमको, अमीन, 1 डिग्री एसिडामाइड से क्या बनाना है, अमीन बनाना है, कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन होगा, ठीक है, तो याद रखना हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, पढ़ा होगा तुम लोग, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, कौन सा चैप्टर में नहीं पढ़ा है तो याद रखना, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ेंगे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, ये चीज पढ़ेंगे। चलो हो गया ये मेरा, चलिए अगला आ जाते हैं हम, अगला आ जाते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे मेरा माल्टोज, बोल रहा है कि माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड, ठीक है, ये डाइसैकेराइड है, किससे मिलके बना है, तो याद रखना माल्टोज जो होता है, माल्टोज ये 2 चीज से मिलके बनता है, दिमाग में डालो इस चीज को, किससे मिलके बनता है सर, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज, ठीक है, क्या बनाता है माल्टोज, या बोलेंगे माल्टोज जब तोड़ेंगे तो किससे बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है, यही है C नंबर। तो ये सब तो बेसिक क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था ये सब, तो इसी के साथ आपका ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हो गया। वीडियो को 1 से 2 बार देखो, अच्छे से देखो, सारा सॉल्यूशन को अच्छे से समझो, ठीक है, और अगर कुछ भी चीज तुमको कहीं भी डाउट है तुम कमेंट में लिखना, हम उसका आंसर वहां पे करेंगे, ठीक है। तो अगला हमारा वीडियो जो आएगा वो आएगा सब्जेक्टिव के लिए, आज के लिए इतना ही। अब की बार आर या पार सुपर कंसेप्ट क्लासेस से होगी टॉपर्स की बौछार। क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, आप लोगों का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है और ये कोर्स साइंस स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए है। इस कोर्स में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एग्जाम का वायरल क्वेश्चंस, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, रिकॉर्डेड क्लासेस और कुछ कुछ लाइव क्लासेस दिया जाएगा। अभी फिलहाल 100 स्टूडेंट के लिए इसमें ऑफर चल रहा है। ये कोर्स मात्र आप लोगों को 399 में मिलेगा, तो जल्दी से आप लोग इस ऑफर का लाभ उठाइए। यहाँ पर आप लोग मोबाइल नंबर देख पा रहे हैं, इस मोबाइल नंबर पर या तो आप लोग फोन करिए या फिर व्हाट्सएप करिए। 100 स्टूडेंट के लिए ये ऑफर है और इस ऑफर का जल्दी से आप लोग लाभ उठाइए। यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या मिलेगा आप देख सकते हैं। यदि आप लोग क्लास 12 आर्ट्स स्ट्रीम का क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो इसमें आप लोगों को मिलेगा इंग्लिश कोर, हिंदी इलेक्टिव, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, मात्र 399 में और पहले 100 स्टूडेंट को। और हमारे पास क्लास 12 साइंस स्ट्रीम का जो कोर्स है इसमें आप लोगों को मिलेगा मैथ, फिजिक्स,
केमिस्ट्री और इंग्लिश कोर मात्र 399 में। तो जल्दी करें और इस ऑफर का लाभ उठाएं।